जी, वेलकम टू क्रिकनेट। मैं और असदुल्ला भट्ट साहब आपकी खिदमत में ये प्रोग्राम लाते हैं और पुराने-पुराने प्लेयर्स जो हैं वो भी हम आपकी खिदमत में लाया करेंगे ताकि आपको पता लगे कि इन द पास्ट जो अच्छे-अच्छे पुराने प्लेयर हैं, वो कहाँ पर गुम हैं। आज हमारे साथ मोहम्मद फारूक साहब जो हैं, वो मौजूद हैं। जूनागढ़ से इनका ताल्लुक है, लेकिन इस वक़्त वो यूके में रह रहे हैं। लेकिन जब पाकिस्तान और इंडिया की पार्टीशन हुई तो उस वक़्त वो पाकिस्तान आ गए थे। 1961 से लेकर 1965 तक उन्होंने 7 टेस्ट खेले और 21 विकेटें जो हैं वो ली हैं। अपने वक़्त के ये फ़ास्ट बॉलर भी थे और उन्होंने जो कप्तान हैं फज़ल महमूद और जावेद बर्की और हनीफ मोहम्मद उनके नीचे भी क्रिकेट खेली है और 33 फर्स्ट क्लास जो मैचेज़ हैं वो भी खेले हैं। उनमें 123 विकेटें इन्होंने ली और फिर कराची की तरफ से भी ये खेलते रहे हैं और फिर 1970s में वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से सिलेक्टर भी रहे हैं। तो आज असदुल्ला भट्ट साहब आपकी मुलाकात उनसे करवाते हैं और जनाब फारूक साहब जो हैं वो भी मौजूद हैं। जी भट्ट साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम फारूक साहब। वालेकुम। फारूक साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, सबसे पहले बड़ा ईगर उसके बारे में जानने के लिए कि जिस जमाने में आप खेलते थे वहाँ पे क्लब क्रिकेट कैसी होती थी, फर्स्ट क्लास क्रिकेट कैसी होती थी और इंटरनेशनल क्रिकेट कैसी होती थी। आप यहाँ से मुझे बताइए ताकि हमें पता लगे। जिस दौर में मैंने क्रिकेट खेली है वो इब्तदाई पाकिस्तान के पार्टीशन के बाद के दिन थे और जैसा आपने मेरे इंट्रोडक्शन में आपने बताया कि मेरा ताल्लुक जूनागढ़ स्टेट था और जूनागढ़ एक प्रिंसली स्टेट था। वहां पर ना उस दौर के जो राजा महाराजा नवाब थे वही क्रिकेट को स्पॉन्सर करते थे। जब पाकिस्तान में आए तो वो नेचुरली वो नवाबियत भी नहीं रही, सारी चीजें चेंज हुई और कराची में आकर जो उस वक्त का मैं समझता हूँ जो क्रिकेट का मेहर था, एक तो कराची क्रिकेट एसोसिएशन की जो अंग्रेजों के दौर के अंदर में यहाँ पर कराची में कायम की गई थी और उसके अंदर में रूबी शील्ड के टूर्नामेंट भी होते थे और कराची क्रिकेट एसोसिएशन के बैनर तले नकवी गोल्ड एक होता था वो भी और हवाबाई ट्रॉफी होती थी, वनडे मैचेस होते थे और बहुत सारी क्रिकेट की एक्टिविटीज होती। सबसे बड़ी बात यह थी कि कराची के अंदर में जो उस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर था ग्राउंड्स का, वो इतने ग्राउंड थे। मैंने अपने पास में लिस्ट बना के रखी है ग्राउंडों की। तो कराची का उस वक्त के कराची के क्रिकेट का मेयार ये समझ लीजिए कि एक नहीं कई एक लोग आए हैं जो स्कूल की क्रिकेट से टेस्ट मैचेस खेले और जिसके अंदर मैं ना खालिद अबादुल्ला का नाम ले सकते हैं, आप हनीफ मोहम्मद का नाम ले सकते हैं, आप इंतखाब आलम का नाम ले सकते हैं, मुश्ताक मोहम्मद का नाम ले सकते हैं, खालिद वजीर का नाम ले सकते हैं। मेरे अपना भी मैं कह सकता हूँ कि हमने भी स्कूल से आके 2-1-3 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले, इसके बाद में टेस्ट क्रिकेट में आ गए। तो कराची का जो मेयार था क्लब का वो बहुत बड़ा जबरदस्त मेयार था और वहां से बहुत सारे टैलेंट हमको मिले जिसका मैंने आपको बताया। तो एक्चुअली ग्राउंड इतने सारे थे ना हमारे पास जो कराची में ग्राउंड है तो अंग्रेजों ने अपने लिए ग्राउंड बना हुआ था कराची जिम खाना। उसमें तकरीबन इसके अलावा जितनी भी बरादरियां आबाद थी कराची में, आगा खान जिम खाना था, मुस्लिम जिम खाना था, आगा खान कराची पारसी इंस्टीट्यूट था, उनका अपना ग्राउंड था, हिंदू जिम खाना था, बोरा जिम खाना था और इसके अलावा वाईएमसी के अपने ग्राउंड थे और इसके अलावा और बहुत सारे ग्राउंड थे। लियारी के इलाके अंदर में मेरा ख्याल है 3 या 4 ग्राउंड थे। तो खेलने के लिए केमाड़ी के इलाके में ग्राउंड थे। तो इतना नौजवानों के लिए अपॉर्चुनिटी थी कि आपके पास में खेलने के ग्राउंड अवेलेबल थे और इसमें बहुत सारे ग्राउंड में तो बाकायदा तौर पर पवेलियन बने हुए थे जिसमें पानी भी अवेलेबल था और तमाम चीजें अवेलेबल थी। जो रफ्ता रफ्ता शहर में इतनी तब्दीलियां आई कि वो तमाम के तमाम ग्राउंड नजर तो आ रहे हैं, लेकिन कोई पार्क हो गया, कोई पॉलिटिकल पर्पस के लिए इस्तेमाल हो गया, किसी जगह पे इंक्रोचमेंट हो गया, वाईएमसी के ग्राउंड नजर नहीं आते, हिंदू जिम खाना के ऊपर में इंक्रोचमेंट हो गया, मुस्लिम जिम खाना खत्म हो गया,
बोरा जिमखाना पे भी कब्जा हो गया। गोवानीस वालों को वहां भी क्रिकेट एक्टिविटीज नहीं रहती। तो बहुत सारी चीजें जहाँ शहर फैला है ना, जो 2-2.5 लाख की आबादी थी, जहाँ पे 2-2.5 करोड़ की आबादी, लेकिन इतने ग्राउंड हमारे पास में है, जो अंग्रेज छोड़ के गया था, इतने ग्राउंड उससे भी हमने कोई फायदा हासिल नहीं करा, और जो नए ग्राउंड बनने चाहते वो भी हम बना नहीं सके। अच्छा, ये आपने बात की तो मुझे बड़ा सरप्राइज हुआ। आप कह रहे हैं स्कूल क्रिकेट से डायरेक्ट आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल लेते थे। जा तो बिल्कुल। स्कूल क्रिकेट की तो समझ आ गई कि बहुत अच्छी होती होगी। तो ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट कैसी होती थी? फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जब मैंने कराची को रिप्रेजेंट किया, तो कराची क्रिकेट एसोसिएशन की 3 टीमें एंटर होती थी, उसमें कराची वाइट, और कराची वाइट के अंदर में तकरीबन सारे जो कहेंगे टेस्ट क्रिकेटर और 2-4 यंगस्टर होते थे, या सिंपली नॉकिंग द टेस्ट डोर, तो वो होती थी कराची ब्लू होती थी, जिसमें सारे यंगस्टर होते थे। और कराची के जो ग्रीन टीम होती थी, उसमें वो बडिंग क्रिकेटर होते थे, वो उन्होंने जाके फिर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना। और ये तो किनके खिलाफ खेलते थे? कराची की 3 टीमें होगी, तो और कौन सी टीमें होती थी? शहरों उसके की टीमें होती अलावा थी? कराची की टीम होती थी, लाहौर की टीम होती थी, और इसका आपके भावलपुर की टीम होती थी, और जो हमारी आर्म फोर्सेस की अपनी टीम होती थी, जिसमें इम्तियाज भी, शहाउद्दीन भट्ट साहब भी, इम्तियाज भी, और दूसरे लोग भी अपने रिप्रेजेंट करते थे। तो उस दौर के अंदर में ये जो फैसलाबाद या मुल्तान या उनकी टीमें इंटरटेन नहीं की जाती थी, नहीं कोयटा में क्रिकेट इतनी होती थी, नहीं पेशावर के इलाके में इतनी क्रिकेट होती। तो मोस्टली जो सेंटर थे, कराची और लाहौर ही बड़ा सेंटर समझा जाता था। अच्छा, तो उसके बाद यहाँ भी मुझे एक और सवाल जो है भाई मैं कर लूँ, फिर आप एक उस वक्त में आप इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेलते, तो हाउ डू यू सपोर्ट योरसेल्फ? वो पैसा कैसा कोई इन्वॉल्व था उसमें या? देखें, जब मैंने जब कराची को रिप्रेजेंट किया, तो हमें है ना 5 रुपए मिलते थे, 5 रुपए मिलते थे, और जिसमें हमने अपने आने जाने का इंतजाम करना था। हमें लंच मिल जाता था और चाय का इंतजाम होता था। बाकी ग्राउंड से आना है जाना है, वो हमें अपने वही 5 रुपए के अंदर में ही सारा कुछ हमें बर्दाश्त करना पड़ता था। जब मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, और मैं आपको यहाँ पर एक बताऊं कि मैंने बहुत सारे फर्स्ट क्लास मैचेस नहीं खेले, बहुत ही कम मैचेस खेले, और मुझे फिर अपॉर्चुनिटी मिली टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान। तो मेरा ख्याल है मैंने 3 या 4 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले होंगे। इसके बाद में मुझे इंडिया के टूर का मौका मिला। तो जब मैंने इंडिया का टूर किया, तो हमें 15 रुपए मिलते थे पर डे के हिसाब से टेस्ट मैचेस के अंदर। इसके बाद अगर 4 दिन में मैच खत्म हो गया तो 60 रुपए मिल गए। अगर लकीली अगर 5 दिन का मैच हुआ तो 75 रुपए मिल जाते थे। तो वहां उस दौर के अंदर में इतने पैसों की हिवस नहीं होती थी, और उसमें हमारा हमारा जो अखराजात होते थे वो कवर हो जाते थे। उस दौर के 75 रुपए भी अगर आप आज के हिसाब से देखें, तो वो 75,000 रुपए के करीब तो हो ही जाते हैं, समझ लीजिए। तो पैसे इतने होते नहीं थे। बस एक शौक था, एक वलवला था कि मुल्क को रिप्रेजेंट करना, खेलना, अपने मुल्क के लिए कारकर्दगी करना। सबसे बड़ा हमारा जो वलवला होता था वो ये होता था कि किसी भी तरह से मेहनत करके, भाग दौड़ करके पाकिस्तान को क्रिकेट की दुनिया में सफे अव्वल पे ले आने की कोशिश होती थी। जी भाई आप। जी फारूक भाई, आपने फजल महमूद, जावेद बरकी और हनीफ मोहम्मद के तहत क्रिकेट खेली है। इन तीनों में से कप्तान आपके ख्याल में कौन सा बेहतर था? देखिए, जब मैंने इंडिया का टूर किया 1960-61 में, तो फजल महमूद हम मेरे कप्तान रहे। फजल महमूद बहुत बड़े प्लेयर थे, बहुत बड़े प्लेयर थे, और बड़े उस जमाने के आइकॉन समझे जाते थे, और बड़ा उनका बड़े नाम लफ्ज था, बॉलर थे। बड़ा चर्चा था। लेकिन एज ए कप्तान वो मैं सोचता हूँ कि वो इतना कामयाब नहीं हुए जितने वो लेग कटर या मीडियम पेस बॉलर के हैसियत से वो कामयाब हुए। कप्तानी की शक्ल के अंदर में वो हमें इतने कामयाब नजर नहीं आए।
जावेद बर्की का मुतालिक मैं कहूँगा, जावेद बर्की का और मेरा टेस्ट मैच एक ही ग्राउंड पे, बॉम्बे में भी अपनी जिंदगी का पहला टेस्ट मैं भी खेल रहा था, जावेद बर्की भी खेल रहे थे। लेकिन द फॉलोइंग ईयर जब हमने 1962 का इंग्लैंड का टूर किया तो उनको कप्तान बना दिया। मेरा ख्याल है वो बड़ा हैस्टी डिसीजन था, वो इतनी मैच्योरिटी नहीं थी जावेद में। 2-5 टेस्ट मैचेस खेले और बाद में सबसे बड़ा यह था कि बहुत सारे सीनियर क्रिकेटर्स जिसके अंदर में इम्तियाज भी थे, जिसमें हनीफ मोहम्मद भी आप कह सकते हैं, इसके अंदर में सईद अहमद भी थे, नसीमुल गनी भी थे, और सारे लोग थे जिन्होंने उस वक्त भी 20-25 टेस्ट मैचेस खेले थे। इनको साइड लाइन करके उनको टेस्ट मैच बनाया और कप्तान बनाया। तो मैं समझता हूँ कि वो बड़ा हैस्टी डिसीजन था। इससे मैं समझता हूँ कि जावेद बर्की की क्रिकेट को भी बड़ा असरात पहुंचे हैं। और रह गया अब हनीफ मोहम्मद एक आइडियल बंदा था जिसको क्रिकेट की नॉलेज, इन एंड आउट नॉलेज थी। वो उन्होंने दुनिया के अंदर में अपना सिक्का जमाया हुआ था और पाकिस्तान के लिए बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस की थी। तो मैं सोचता कि सबसे अच्छा मुझे जो लगा कप्तान का जो वो हनीफ मोहम्मद की कप्तानी, मैं सोचता हूँ कि बहुत जबरदस्त थी। और उन्होंने कई जगहों पर, मैं आपको इंसिडेंट बताऊं कि मैं जब न्यूजीलैंड के खिलाफ हमने रावलपिंडी में मैच खेले थे, पिंडी ग्राउंड पे, मेरा ख्याल वहां एक ही मैच हुआ टेस्ट में पिंडी ग्राउंड में, तो वो स्लिप में खड़े होते थे और वो वहां से है ना वो इशारे होते थे कि भाई क्या गेंद करनी है, बाउंसर मारना है, पेस चेंज करनी है, क्या करना है। तो वो गेम को इतना समझते थे, जो बैट्समैन की कमजोरी को समझते थे, बॉलर की कैपेसिटी को समझते थे, और कहाँ पर वीकनेस है बैट्समैन की, उस जगह के ऊपर मैं फील्डिंग प्लेसिंग करके वो अपनी अपनी महारत का मैं समझता था भरपूर वो फायदा उठाते थे, और इस तरह से उनको नहीं बल्कि टीम को और जो बॉलर होता था उसको भी इसके फायदे पहुंचते थे। अच्छा फारूक भाई, आपने कहा कि जावेद बर्की जो है उसको कप्तान बना दिया गया, बहुत सारे सीनियर प्लेयर जो हैं उनको छोड़कर। तो ये तो शुरू से होता आया है पाकिस्तान की क्रिकेट में। आप क्या समझते हैं कि शुरू से और अभी भी यही कुछ हो रहा है? वह देखें, हमारे उधर में जो सिलसिला है, बड़े अफसोस की बात है कि जो बहुत ही सीनियर क्रिकेटर होते हैं, जो बड़ा अपना तजर्बा रखते हैं, इनको इग्नोर करते हैं, तो टीम के अंदर में भी एक यकजहती का फुकदान हो जाता है, और लोगों के अंदर में एक न चले, एक आदमी जो मुल्क को रिप्रेजेंट करता है 5-50 टेस्ट मैच में, उसको इग्नोर करके जिसने 2-5-10 खेले हैं वो आके आ जाता है, तो जो फ्रस्ट्रेशन पैदा होता है, और जब फ्रस्ट्रेशन पैदा होता है तो वो अच्छे नतायज नहीं निकलते। मैं समझता हूँ कि जो हुआ है वो और जो हो रहा है उसको किसी न किसी जगह के ऊपर खत्म होना चाहिए, और जो डिजर्विंग लोग हैं जिनका एक क्रिकेट की महारत है, उनको पूरा भरपूर तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि है ना हम है ना प्लेयरों के बेहतर से बेहतर है ना उनमें से खूबियां निकाल सके और क्रिकेट के बेहतर से बेहतर काम कर सके। जी अच्छा, फरूक साहब, आपने इंडिया का नाम लिया। इंडिया के साथ आप समझते जानते हैं कि हमारी कितनी राइवरी है और कितना लोग पसंद करते हैं इंडिया के साथ मैच को देखना, खेलना। उस जमाने में क्या इसी तरह की राइवरी थी? क्या वो देखिए, हाँ ये है ना, दिस इज फ्रॉम द डे वन के इंडिया के खिलाफ जब मैच होता है तो आप अपना भरपूर अंदाज से आप है ना दोनों तरफ से, ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से, उनकी तरफ से भरपूर अंदाज से बेहतर परफॉर्मेंस करने की कोशिश की जाती है, और भरपूर अंदाज से उसमें पार्टिसिपेट। वहाँ के अवाम और पाकिस्तान के अवाम भी तकरीबन एक ही लोग है, जुबान भी तकरीबन एक है, आपको हर चीज, अगर आप इंडिया का टूर करते हो तो आपको महसूस होता है कि आप पाकिस्तान में किसी जगह पर, अगर वो जब टूर करते हो तो वो समय हिंदुस्तान में किसी जगह पर। तो बड़ा ही और कहेंगे निडल के मैचेस होते थे, बड़ा हैवी कॉन्टेस्ट होता था, और कई मरतबा तो
लोगों को बड़ा अफसरदा देखने को भी आया कि जब मैचेस उनके फेवर में नहीं हुआ तो पाकिस्तान के लोग सारे अपसेट होते हैं, हिंदुस्तान के फेवर में नहीं आया तो हिंदुस्तान में लोगों को बड़े अपसेट होते हैं। मैं यह कहूंगा कि देखें, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान में पिछले 100 ईयर से टेस्ट मैचेस हो रहे हैं, वो भी राइवल है, वो भी यहीं से लोग गए हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया में आबाद हुए हैं। मैचेस बड़ा ही हैवी कॉन्टेस्ट होता है, लेकिन गेम की स्पिरिट को कायम रखना चाहिए, उसको मद्देनजर रखते हुए। हार और जीत तो खेल का एक है, कोई जीतता है कोई हारता है, तो हर वक्त आप जीत भी नहीं सकते, हर वक्त आप हार भी नहीं सकते। तो खेल को जिंदा रहना चाहिए, खेल की बोलबाला होना चाहिए, और खेल ही को हमें ना अपनाना चाहिए। हार जीत तो होती रहेगी, कभी हिंदुस्तान जीतेगा तो कभी इंग्लिस्तान जीतेगा तो कभी पाकिस्तान जीतेगा। एक टीम ने जीत, टीमें तो नहीं जीत सकती, लेकिन दोनों टीम क्राउड जीत सकते हैं अगर अच्छा बिहेव करे तो। अच्छा, फरूक साहब, आप सिलेक्टर भी रहे पाकिस्तान टीम के, उस वक्त आप इंग्लैंड में राइश पजीर थे या उस वक्त आप पाकिस्तान में ही थे? नहीं, जब मैं सिलेक्शन कमेटी का मेंबर बना तो मैं वापस अपना जो यहाँ क्रिकेट थी तमाम खत्म करके, अपना जो घर बार था, अपना जो कारोबार था, तमाम को समेट के ना पाकिस्तान चला गया था वापस। अच्छा, तो उस वक्त आपने जो सिलेक्शन में, उस वक्त कौन कप्तान होता था और उसका सिलेक्शन का क्या मेयार, आप ग्राउंडों में जाते थे या क्या, किस तरह प्लेयर को सिलेक्ट करते थे? देखें, उस वक्त तक तो कराची पाकिस्तान के क्रिकेट के अंदर में बहुत सारे नए चीजें आ चुकी थी। कराची के अलावा हैदराबाद के अंदर में क्रिकेट डेवलपमेंट हो रही थी, इसके अलावा फैसलाबाद में थी, मुल्तान में थी, आपके इस्लामाबाद के अपने थे, और कोयटा के और पेशावर के इलाके के अंदर में क्रिकेट है ना बहुत वसी तर इलाकों में फैल गई थी और बहुत ही ज्यादा पॉपुलर अवाम के दरमियान में थी। तो हमारे, जब मैं सिलेक्शन कमेटी का बैंड मरतबा बना, तो इंडिया की टीम है ना, वो पाकिस्तान का बेदी के कप्तानी में पाकिस्तान के वो टूर कर रहे थे, और मुश्ताक कप्तान थे उस वक्त पाकिस्तान की टीम के। और टीम भी बड़ी जबरदस्त टीम थी, जिसमें मुश्ताक के अलावा माजिद खान भी थे, उसमें आसिफ इकबाल भी थे, और सरफराज नवाज भी थे, सलीम अल्ताफ भी थे, और बहुत सारे और फरूक साहब, ये आपकी सिलेक्शन की हुई टीम थी कि आप इनके साथ खेल रहे थे? नहीं, मैं देखो माजिद के साथ और आसिफ के साथ और मुश्ताक के साथ में और इंतखाब के साथ तो मैंने क्रिकेट भी खेली है, और बाद में फिर मैं सिलेक्शन कमेटी का मेंबर भी बना। ठीक। तो इनको मसला आसिफ के साथ तो हमने फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेली, क्योंकि वो भी कराची में होते थे, मैं भी कराची में, तो हमने फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी कराची के साथ में खेली, और बाद में मैं टेस्ट मैचेस भी साथ में खेले, और फिर मैं सिलेक्शन कमेटी का मेंबर भी बना। अच्छा, आपने कोई वर्ल्ड कप के लिए टीम सिलेक्ट की उस वक्त, या वर्ल्ड कप में उस दौर के अंदर में ये सारे कॉन्सेप्ट वर्ल्ड कप के सारे कुछ का, वनडे का भी उस वक्त इतना रिवाज नहीं था, और 2020 का तो अभी हाल ही में शुरू हुआ, तो वर्ल्ड कप का उस वक्त किस किस्म का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता था। सही। तो उस वक्त वर्ल्ड कप नहीं होता था, बस टीमों के साथ मुकाबले होते थे। राइट। तो जी जावेद भाई, आप कुछ पूछे? मैं सिर्फ पूछना चाह रहा हूँ बड़ी माजरत के साथ फरूक भाई, कि आपके ज़माने में क्या ये जो मैच फिक्सिंग और ये जो स्पॉट फिक्सिंग है, इसका भी कोई निशान था? हमें तो वो चीजें हमारी समझ से बालातर होती थी कि क्या फिक्सिंग होती है, क्या नॉन फिक्सिंग होती है, कि इस किस्म की चीज वहां पर नहीं होती। लोग, बहुत मुमकिन है लोग सट्टा खेलते हो, लेकिन ये नहीं होता था कि सट्टे के अंदर में प्लेयरों को इन्वॉल्व कराया जाता हो। मुझे इस किस्म का कोई भिनक भी नहीं आए, कभी मैंने सोचा तक भी नहीं, कभी हमें ये चीजें हमें तक पहुंची तक भी नहीं। इस किस्म का कोई, मेरे नॉलेज में तो कोई ऐसी चीज नहीं है कि वहां पर इस किस्म का सट्टेबाजी होता हो और मैच फिक्सिंग हो, इस किस्म की कोई चीज मेरी नॉलेज में नहीं है। जी बट सर,
मैं सर मैं है ना, कुछ अगर आपके पास वक्त हो तो मैं कुछ और बातें भी कराची और पाकिस्तान की क्रिकेट के मुतालिक मैं आपसे करना चाहूंगा, अगर आप जी लोगों जी जरूर। की इजाजत। जी तो जी। मैं सर, जो कराची तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सेंटर है क्रिकेट का, और लाहौर है। कराची में जो आबादी है, उसके अलावा देखें कराची में सिर्फ कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन है। कराची इज ए वेरी कॉस्मोपॉलिटिक सिटी। यहाँ पर आपके कराची सिटी भी उसमें शामिल होती है, और कराची का कंटोनमेंट बोर्ड का भी उसमें होता है, कराची का साइड का इलाका भी होता है, और डिस्ट्रिक्ट मलिक डिस्ट्रिक्ट का भी होता है। तो मैं सोचता हूँ कराची इतना बड़ा शहर है, और उसके अंदर में जो यंगस्टर्स हैं उनको उनको पूरे पूरे मौके फराहम नहीं होते। बहुत सारे लोग है ना क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन उनको पता है कि आगे रास्ते नहीं। जो मोनोपोली बनी हुई है एक ही शहर के अंदर में, एक ही कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन, जैसे लाहौर में लाहौर डिविजनल क्रिकेट एसोसिएशन भी है, तो लाहौर सिटी क्रिकेट एसोसिएशन में इसी तरह से आपने देखा इस्लामाबाद में इस्लामाबाद क्रिकेट भी है, और उसके अलावा डिविजनल भी क्रिकेट एसोसिएशन भी। तो कराची के अंदर में भी, क्योंकि इतने बड़े शहर को मद्देनजर रखते हुए मैं समझता हूँ कि कराची के अंदर में एक से ज्यादा एसोसिएशन होनी चाहिए, ताकि कराची के नौजवानों को बेहतर से बेहतर मौके मिले, और उनको उनके अंदर में जो खूबियां हैं और जो उनके अंदर में गट्स हैं वो सामने आए। और कराची का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पिछले दिनों इमरान खान साहब हमारे कप्तान भी रहे, और माशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर, वो कह रहे थे कराओ नए ग्राउंड। मैं उनसे अपील करूंगा, मैंने पहले भी कहा, देखे जो कराची में ग्राउंड अंग्रेजों के दौर के जो इनक्रोच हो गए हैं, जिसके अंदर में हिंदू जिम खानों को इनक्रोच करा हुआ, मुस्लिम जिम खानों को आपने शादी घर बना के रखा हुआ, जहां पर ये बारादरी बनी हुई है पोलो ग्राउंड के बराबर के अंदर में या जिम खाना के पीछे, वहां पर भी एक क्रिकेट का ग्राउंड था। वाईएमसी के ग्राउंड को आप देख लीजिए। और इसके अलावा आपने जहांगीर पार्क जो के सेंटर में होता था, वहां पर मुझे पता है स्कूल के मैचेस के अंदर में आराम से 2-2, 2.5, 3-3 हजार स्कूल के बच्चे मैच देखने के लिए आ जाते हैं। वो आपने बागीचा बना दिया। आपने पटेल पार्क उसको आपने सियासत की नजर कर दिया, और आप लियारी के इलाके में 4-5 ग्राउंड थे, वो इंक्रोचमेंट हो गया। तो इन तमाम जगहों को प्राइम मिनिस्टर साहब देखें, नए ग्राउंडों की जगह पर उन्हीं को पहले बहाल करें, और इसके बाद में अगर आप और ग्राउंडों की जरूरत महसूस करते हैं तो बिल्कुल आप पास जगह हैं, आप उसको डेवलप करें। लेकिन अगर बेहतर से बेहतर क्रिकेट को ऑर्गेनाइज करने के लिए आप पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, ग्राउंड के ऊपर में बाकायदा तौर के ऊपर में छोटे मोटे पवेलियन बनने चाहिए, वहां पर पानी का इंतजाम हो, जहां पर प्लेयर अपना बैठ के मैच भी देख सके। ग्राउंडों के ऊपर में घास का इंतजाम होना चाहिए, वहां पर तमाम कुछ इक्विपमेंट होने चाहिए, रोलर होने चाहिए, घास काटने का इंतजाम होना चाहिए। ये तमाम चीजें अगर जब आप स्ट्रक्चर बनाएंगे और वहां पर देखेंगे आपके क्रिकेट के अंदर में खासा इंप्रूवमेंट आएगी। और कराची इतना बड़ा शहर है जहां पर 2-2.5 करोड़ की आबादी कहते हैं, तो वहां पर जब अंग्रेज 2-2.5 लाख की आबादी के अंदर में, तो मेरे पास में यहाँ पर लिस्ट मैंने बनाया 20 ग्राउंड छोड़ कर गया था। आज हम देखते हैं उस 20 ग्राउंड के अंदर में से तकरीबन सारे के सारे है ना, कोई इंक्रोचमेंट की नजर हो गया है, बात कर रहे हैं। कोई शादी लान बन गया। तो इनको उन जगहों को लेकिन फारूक भाई ये जो 18वीं तरमीम हुई है उसके हवाले से तो जो सूबे हैं वो इस चीज को जो है ना वो लुक आफ्टर करें। अब सिंध में पाकिस्तान पीपल पार्टी है, उसका काम बनता है। सर देखें, अगर यहाँ पर सारी सियासत वाली बात हो जाती, अगर मैं आपको बताऊं कि लियारी के अंदर जितने भी ग्राउंड थे जो कि पीपल पार्टी का अपना गढ़ समझा जाता था, वहां पर ककरी ग्राउंड, जहां पर मैंने अपनी इब्तिदाई क्रिकेट खेली, जहां पर हम बलोच साहब जो कि आफ्ताब बलोच के वालिद साहब वहां पर कोच भी होते थे, और इसके अलावा मास्टर गटूर होते थे जो काठियावाड़ जिमखाना के भी कोच होते थे। वहां पर उस जगह के ऊपर में जो मेन रोड था उसके ऊपर में तमाम जो ग्राउंड को फेस करते थे, उसमें पूरी जगह के ऊपर में एक हमारे सरदार अब्दुल रहमान साहब होते थे, उन्होंने पूरे का पूरा वहां पर दुकानें खोल दी। वो उन्हीं के इलाके में हुआ। सब देखें, बात बात यहाँ पर
हुकूमत की नहीं है। जब है ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, वो पाकिस्तान अब वो क्रिकेट बोर्ड है, तो उसको अपने हाथ में लेना चाहिए और ये बड़े पैमाने के ऊपर में ऑन द लार्जर बेटरमेंट ऑफ द गेम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को या पाकिस्तान स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड को उसको अपने हाथ में लेना चाहिए। और ये छोटे मोटे इंक्रोचमेंट हो रहे हैं, लोग कब्जा करके बैठ जाते हैं, लोगों ने मस्जिदें बना के रख ली, किसी जगह लोगों ने स्कूलें बना के रख दी, तो ये है ना, ये तमाम चीजों को खत्म होना चाहिए। मैं आपको मैं सर एक आप देख लीजिए, ये हम इस वक्त इंग्लैंड के अंदर में आप देख लीजिए कि इनके पास में अगर वो इस मुल्क के अंदर में 8 टेस्ट मैचेस भी करवाना चाहें तो 8 टेस्ट मैचेस के लिए उनके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, इनके पास में टेस्ट ग्राउंड इतने मौजूद है, उनके पास में जो जहां वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हैं वहां पर उनके पास में हर चीज मौजूद है। और यही वजह है कि यहाँ पर क्रिकेट पिछले 100 साल से 100 साल से वहां पर क्रिकेट फली फूल रही। इसकी वजह यहाँ पर सारा हर चीज ग्राउंड के ऊपर मौजूद है। हमारे मैं आपको मेरा मेरा नवासा है वो यहाँ, दोनों नवासे यहाँ पर क्रिकेट खेलते हैं नॉर्थ शील्ड के इलाके में। यहाँ पर मैं एक ग्राउंड में गया, आप यकीन कीजिएगा, आई वाज सो इम्प्रेस कि उस छोटे से ग्राउंड के ऊपर में हर चीज का इंतजाम था। वो हमारे मेन ग्राउंडों के ऊपर वो इंतजाम नजर नहीं आते, वो जहाँ पर छोटे से छोटा क्रिकेट का टूर्नामेंट हो रहा है उसके लिए सारा का सारा मौजूद होती है। जी जी, क्लब क्रिकेट में भी इनके पास बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटीज होती है। जब मैंने बताया ना कि आप देख लीजिए केपीआई या कराची पार्सिंस। अब मैं केपीआई का मैं आपको बताऊं कि केपीआई के अंदर में 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड हुए हैं। एक तो हनीफ मोहम्मद ने 499 रन किए उस मैच के अंदर में, मैं 12वां आदमी था और वो मैंने वो देखा। इसके बाद में एक और ट्रेजेडी हुई है, वहां पर अब्दुल अजीज होते थे, अब्दुल कादिर पाकिस्तान के विकेट कीपर होते, उनके बड़े भाई वो भी विकेट कीपर थे अब्दुल अजीज, उनकी डेथ हुई है। एक सर्विसेज का मैच हो रहा था, उसके दरमियान में गेंद लगी उनके सीने पे और उनका इंतकाल हुआ। वो ग्राउंड जिसके ऊपर में इतनी बड़ी हिस्ट्री हुई, आज है ना अपने उसको तोड़, वहां पर कोई निशान नहीं है ना, कुछ क्रिकेट नहीं हो रही, तमाम तबाह बर्बादी के हाल में। जो पार्सी थे वो इस शहर से तकरीबन चले गए और ये ग्राउंड का क्या मुस्तकबिल वल्लाह वालिमुल गायब। सो कलेक्टिवली आप ये कह रहे हैं कि हमारे बहुत सारे लोगों की मजमूई जिम्मेदारी है जिन्होंने क्रिकेट को मिलकर खराब किया है, ग्राउंड्स को स्पेशली। क्या है सर, अब सबसे बड़ा मैं इस शहर को, कराची के शहर को सबसे बड़ा नुकसान है कि आपने इतने बड़े शहर के अंदर में एक ही एसोसिएशन को मोनोपोली दी हुई है और उन्होंने अपने और एक एक आदमी 70 साल से 80 साल से 50 साल से वो बने चले आ रहे हैं। तो उसमें चेंजेस होने चाहिए। नेक्स्ट मैच जो दूसरा आदमी और जो नई तालीमात के साथ में, नए मालूमात के साथ में नए तजुर्बा करना चाहता है, लेकिन उन्होंने एक आदमी और 40 साल से 50 साल से, जब मैंने रूबी शील्ड खेली तभी वही लोग मौजूद थे। जी फरूक भाई, आपने अच्छा कराची के बारे में बता दिया। मैंने सुना कि क्रिकेट बोर्ड वाले हर यूट्यूब चैनल जो कि पाकिस्तान क्रिकेट के मतलब होता है उसको सुनते हैं, तो आपने जो मशवरा दिया है, जो सजेशन दिया है, मुझे उम्मीद है कि वो लोग सुन लेंगे कि किस तरह कराची की क्रिकेट को दोबारा से बहाल किया जाए और ग्राउंडों को स्पेशली। नेचुरली इस वक्त तो इमरान बड़े जबरदस्त क्रिकेटर है, दुनिया में उनको लोग क्रिकेटर के हैसियत से जानते हैं और अभी लोग जानते हैं अगर वो दिलचस्प है। और दूसरा मैं आपको बताऊं कि हिंदू जिम खाना है ना, आप जाके उसकी बिल्डिंग को जाके देखें, इट्स अ हिस्टोरिकल प्लेस। लाहौर में लाहौर जिमखाना क्लब जो है ना, वो भी इसी तरह का है, वो भी इसी तरह अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ, बहुत खूबसूरत है। लेकिन वो क्या करें कि हम सब कुछ तवक्को करें कि इमरान खान करे, इसका टू मच ऑन हिज प्लेट, वो उसके पास और भी बहुत से काम है करने के लिए। हमें नहीं सर, आप दुरुस्त कह रहे हैं। मैं आपसे ये कहना, हिंदू जिमखाना जो गवर्नर साहब हमारे, वो उनके गवर्नर साहब हमारे जो पीटीआई के बेटे हैं इमरान इस्माइल साहब, उनका मेन गेट के सामने हिंदू जिमखाना, वो जाके एक दिन देख लें। अंदर में जो ग्राउंड बना हुआ उसको तो तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए, आसार कदीमा का जो महकमा है उसको तो मिलना चाहिए।
और उसको वहां पर जो हिंदू आबादी है, हिंदू आबादी है, कराची में आबादी है, तो उनके हवाले करने जा, और एक वहां पर उनका एक टूर्नामेंट होने चाहिए जिसके अंदर में जैसे अंग्रेजों के दौर में पेंटिकुलर होता था, उसमें फारूक भाई ये बताइए मुझे, आप क्रिकेट अभी भी देखते हैं, आज की क्रिकेट भी देखते हैं, आपने इतना अरसे से क्रिकेट खेली उसके बाद देखते रहे हैं, तो ये क्रिकेट में जो फर्क आया है, आप जब खेलते थे, जब फिर उसके बाद या इमरान खान की बात करते हैं, वो उस जमाने के बाद मैंने खेलना शुरू किया, वो भी आपने देखा होगा, आज की क्रिकेट भी देख रहे हैं, तो क्या समझते हैं क्या फर्क आया क्रिकेट में? बॉलिंग क्रिकेट में तो मैंने क्रिकेट तो बहुत सारी चेंजेस है हमारे दौर के अंदर में जो हमने क्रिकेट खेली, और उस दौर के अंदर में क्रिकेटर का जो लिबास होता था वो वाइट होता था, आप या क्रीम कलर का होता था, लेकिन अब तो ना, और तस्वुर हो सका, इवन यहाँ तक के आपके जेब में जो रुमाल होता था वो भी वाइट ही होता था, जरा सा रेड होता था शूज में या ब्लैक होता था तो हमें अंपायर बाहर निकाल देता था। हाँ, वो उसके ऊपर भी एतराजात होते थे, तो अब चेंज हो गया है। और बाद में जब हमारे दौर में ना जो कमेंट्री होती थी, बहुत बड़े बड़े रेडियो होते थे पान की दुकानों पे, चाय की दुकानों पे, तो इतने बड़े बड़े रेडियो होते थे, लोग वहां पर खड़े हो जाते, घंटों तक कमेंट्री सुनते थे। आजकल का दौर है ना, वो बिल्कुल बिल्कुल चेंज हो गया है ना। पहले सिर्फ आपका आवाज वो कमेंट्री सुनता, आज अब है ना आपको टेलीविजन के ऊपर में ब्लैक एंड व्हाइट में है तो ब्लैक एंड व्हाइट में देख लेते हैं, कलर्ड में तो कलर्ड में देख लेते हैं। और इसके अलावा ये जो वनडे और 2020 है, उसने तो एक किस्म का रेवोल्यूशन ले आया है, और पैसा है, बहुत ज्यादा पैसा है। अब देखिए आज कल दौर में देखेगा कितनी प्रीमियम लीग दुनिया में हो रही है, अब कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इसमें इन्वॉल्व हो रही है, तो more like making money selling TV इसका एडवांटेज है, क्रिकेटर को भी इसका एडवांटेज होता है, और मैं कह रहा वो डिजर्व करते हैं, क्योंकि उनके एक स्पोर्ट्समैन की लाइफ होती है, वो मैक्सिमम 8 से 10 साल तक की उसकी लाइफ होती है, उसके बाद में उसको उसी दौरान में जो कुछ कमाना है कमा कर अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों के लिए, फिटनेस है, जितनी देर खेल सकते हैं, जो कमा लें ज्यादा से ज्यादा वो अच्छा है। अच्छा, अगर आप कंपेयर करें, आपने फजल महमूद के साथ भी खेला, उसको देखा, उसके बाद इमरान खान, सरफराज नवाज, उसके बाद वसीम अकरम, वकार यूनुस, शुएब अख्तर, ये आए आजकल के बॉलर हैं, तो क्या कहते हैं ये वो फजल महमूद बाद में भी सरवाइव कर सकते थे? तीनों के लिए प्लेयर बदल जाए इनके तो। अब फजल महमूद जो बॉलर थे वो एक खास विकेट के बड़े इफेक्टिव बॉलर होते थे, जहां पर विकेट सॉफ्ट विकेट हो और हल्की फुल्की बारिश हो और थोड़ी सी घास हो, तो वो मीडियम पेसर था, उनको मीडियम फास्ट भी नहीं कह सकता, मैं तो नहीं कहूंगा, मीडियम पेसर होते थे वो उन विकेटों पे। लेकिन जिनके बाद में जो लोग पैदा हुए हैं, इसमें सरफराज नवाज, वे आप देखें वो बड़े जबरदस्त बॉलर थे सरफराज नवाज के, जो बंदा जिसने रिवर्स स्विंग का दुनिया को बताया या सिखलाई, तो वो तो सरफराज नवाज का दौर था, वो उनकी परफॉर्मेंस देखें। इसके अलावा आप देखें वसीम अकरम की बात करते हैं, वकार की बात करते हैं, इमरान खान की बात, तो मेरी नजरों में टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी नजरों के अंदर में वकार यूनुस वो तो मोस्ट आइडियल, और मैं उस बंदे को मिला भी हूँ, मेरे को जानते भी, मैं उनको बड़ा हाईली रेट करता हूँ, वो बड़ा जबरदस्त बॉलर थे, बड़े जबरदस्त बॉलर, हालांकि उन्होंने शायद इतनी विकेट नहीं, लेकिन ही वाज ए नेचुरल बॉलर, ही कैन बॉल ऑन एनी काइंड ऑफ विकेट। और मेरे नजरों में इसके बाद में इमरान खान का नेचुरली बड़ा नाम है, वसीम अकरम ने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड और पाकिस्तान के रिकॉर्ड के कायम किए हैं, तो हमने मीडियम पेसर और फास्ट बॉलर इतने अच्छे अच्छे निकाले हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बड़ी बड़ी भाई। अच्छा फारूक भाई, मुझे ये बताइएगा कि ये जो बॉल टेम्परिंग होती है, बॉल बनाते हैं, क्या इसमें कितना हाथ होता है बॉलर जो है उनके हक में? देखें बॉल ये कुछ होता है, बॉल टेम्परिंग के अंदर में ये होता है कि एक तरफ की जो
बॉल है उसको आप पॉलिश रखते हैं, दूसरी तरफ को आप थोड़ा सा उसको नाखून से खुरद देते हैं, या कोई और जो वो जिसको ग्लेस करना हो वो सर के ऊपर में तेल होता है उसको लेकर उसको धोते हैं। तो उसमें ना अब है ना जो फास्ट बॉलिंग है वो बड़ी चेंजेस आई है सर। अब है ना जो गेंद हवा में जाती है और जिस तरफ स्मूथ है वहां पर जो हवा का असरात वो मुख्तलिफ है, जिस तरफ रफ है उस तरफ मुख्तलिफ है, तो इसमें बड़ा फर्क पड़ता है। और यही तो रिवर्स स्विंग की जो बात करते हैं वो बाद में गेंद है जो खास तौर पर इंग्लैंड के अंदर में जो मीडियम पेस बॉलर होते हैं, फास्ट बॉलर की मैं बात नहीं करता, मीडियम पेस बॉलर होते हैं, वो गेंद को मूव में आउट करते हैं। लोग गेंद है ना हवा में स्विंग होती है न चले और विकेट पे गिरने के बाद भी होते हैं, कई मरतबा देखते हैं लेट स्विंग हो रही है। ये तमाम कुछ है ना जो एटमोस्फेयर होता है हवा का, वो अगर तो बहुत ज्यादा तेज गेंद आप ही कह रहे हैं, बात रिवर्स स्विंग होती है, रिवर्स स्विंग हो रही है। वसीम अकरम वकार यूनुस के दौर में बहुत ज्यादा रिवर्स स्विंग होती थी, उसके बाद रिवर्स स्विंग बंद हो गई। तो अब क्या हो रहा है? मीन अब फास्ट बॉलर, आप भी कह रहे हैं कि आजकल के फास्ट बॉलर जैसे वसीम अकरम थे पिछले फास्ट बॉलरों से ज्यादा तेज थे, आजकल के फास्ट बॉलरों की स्पीड चेक करें तो वसीम अकरम वकार यूनुस से भी तेज है, लेकिन उनके पास वो इतने इफेक्टिव नहीं है जितने वसीम अकरम वकार यूनुस थे। देखिए जो टीम के अंदर में जो इस वक्त फास्ट बॉलर्स हैं जिसके अंदर में जो हमारे शाहीन है, आफरीदी है और वो दूसरा नसीम है, नसीम शाह है, तो ये देखे आसिफ तो बड़ा जबरदस्त बॉलर था, आमिर के साथ में जो नई गेंद करता बड़ा आइडियल बॉलर था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि वो उनके ऊपर में जो इल्जाम है उसके बाद में उन पर बैन लग गया। लेकिन है ना इस वक्त जो बॉलर है, एक वक्त होता है जब आप यंग होते हैं तो यू वांट टू बॉल फास्ट एंड फास्ट, वहां पर उस वक्त आपके पास में कोई ऐसा एक कोच हो जो उसको बताए कि भाई इंग्लैंड के अंदर में आपको इतनी तेज करने की जरूरत है, यहाँ पर गेंद जितनी मूव करोगे आप ज्यादा इफेक्टिव रहोगे। आप इंग्लैंड के अंदर में आप इंग्लैंड में देखें यहाँ के जो मीडियम पेसर हैं दे आर मूविंग द बॉल, वो इतनी तेज रफ्तार गेंद के अंदर, और एक तेज रफ्तार बॉलर ना आप 5 ओवर 6 ओवर कर लेंगे, इसके बाद में नचले आप स्लो हो जाते। लेकिन आप गेंद को मीडियम पेस करेंगे और बॉल को मूव करेंगे तो यू हैव मोर चांस ऑफ गेटिंग बैट्समैन आउट। हाँ, तो ये कहने का ये पूछना मैं ये चाह रहा था कि आजकल के फास्ट बॉलर वो रिवर्स स्विंग नहीं है, कैमरे होते हैं बहुत ज्यादा, तो लेकिन हालांकि बॉलर्स की स्पीड ज्यादा है, अच्छे बॉलर हैं, 2020 से और इम्प्रूव हो गए हैं, लेकिन इतने इफेक्टिव नहीं जितने वसीम अकरम वकार यूनुस होते थे। तो उस बारे में मैं आपसे पूछ रहा था। इंग्लैंड तो नेचुरल वे है कि वो लाइन लेंथ में बॉलिंग करते हैं। देखें अपने जो वसीम अकरम के वकार के अंदर में मैंने देखा वकार का जो उसे नेचुरल बॉलर, उसका जो रनअप और जो रिज्म था और जो आदमी जो फिनिशिंग थी वो है ना बॉडी से गेंद पूरी बॉडी हाथ से लाकर गेंद जबरदस्त तरीके से करते थे। उसके अंदर में जो मूवमेंट होती थी तो वो अपने जो रनअप होता था और जो क्रीज होती थी, आप है ना विकेटों के करीब से गेंद कर रहे हैं, दरमियान से कर रहे हैं, पॉपिंग करीब से कर रहे हैं, तो हर चीज का एक इफेक्ट होता है। और आपका जो हाथ आता है वो कहाँ से आ रहा है, ऊपर से आ रहा है, साइड से आ रहा है, तो उसमें ये तमाम चीजें है ना नौजवान लोगों को वक्त के साथ में वो खुद ही सीखेंगे। और यहाँ कोई ऐसा बंदा जो लोग वकार कोच है ना पाकिस्तान के, अब तो वो तो देखे वकार वही मैंने कहा कि उनके करीब जो लोग हैं अपने बच्चों को समझाएं कि भाई आपने मीडियम पेस या थोड़ी सी तेज गेंद करनी हो, गेंद को मूवमेंट रखिए, उसमें आपकी एनर्जी भी प्रिजर्व होगी, यू कैन बॉल लिटिल लॉन्गर। अगर आपने फास्ट बॉलर तेज से तेज करनी है, आप 4 ओवर 5 ओवर 6 ओवर के बाद में आप स्लो हो जाएंगे। अगर आप मीडियम पेस गेंद करते रहेंगे तो यू कैन बॉल में भी 8 और 10 ओवर, और आपको वहां पर बैट्समैनों को आउट करने का मौका मिल जाता है। क्योंकि बॉल जो आप पेस से बैट्समैन को बहुत कम आउट करेंगे, आप मूवमेंट से बैट्समैन को ज्यादा आउट करते हैं। अच्छा चलिए, इस पे एक बॉलर्स पे तो बात हो गई। हाउ अबाउट द बैट्समैन जो उस दौर में आप हनीफ मोहम्मद के साथ, लेजेंडरी हनीफ मोहम्मद के साथ खेले, मुश्ताक अहमद, इनके रिकॉर्ड अभी तक बोलते हैं कि आप गुड प्लेयर देवर।
उनके साथ खेले, उसके बाद के प्लेयर आए, फिर आखिर तक ये हमारा लास्ट लेजेंड प्लेयर यूनुस खान है। तो इन प्लेयर्स में भी, बैट्समैन में भी आपने फर्क देखा जो कि पहले प्लेयरों से डिफरेंट थे, मेंटालिटी इनकी डिफरेंट थी? देखें, हनीफ मोहम्मद की हम बात करें और इसके अलावा माजिद खान को भी मैंने देखा, और दूसरे वसीम हसन राजा साहब थे, वो उनको भी खेलते हुए देखा, यूनुस को भी देखा, और यूसुफ योना साहब को, जावेद को भी देखा। अब है ना, ये तमाम बॉलर बैट्समैन ऐसे थे जो बड़ा कंसंट्रेट करके, बड़ा ठंडा दिमाग रखकर खेलते थे, और विकेट पे खड़े रहने की उनके अंदर में कैपेसिटी थी, खड़े हो जाते थे, आउट नहीं होना। अब है ना, हनीफ मोहम्मद की हम बात करें तो हनीफ मोहम्मद को तो देखे ना, जो आदमी लॉन्गेस्ट टेस्ट इनिंग खेलता है तो कितना कूल माइंडेड आदमी होगा, कितना पेशेंस के साथ उन्होंने इतनी लंबी इनिंग खेली। तो लोग यही होता था कि लगे रहो, खड़े रहो वहां पर, जब तक खड़े रहेंगे वहां पर। शुएब मोहम्मद के गेस्ट खेला हूं कई दफा, तो शुएब मोहम्मद में वो उनके डैड की क्वालिटीज थी कि उनको भी आउट करना बड़ा मुश्किल था। वो भी बस सारा दिन 2-2 4-4 दिन वो खेल सकते थे, उनको भी कोई परेशानी नहीं होती थी जो उन्होंने अपने फादर से इनहेरिट की थी। हनीफ मोहम्मद इस उम्र में, जब 16 साल की उम्र में उनको लिटिल मास्टर का वो क्या करेंगे लोग पुकारते थे, उनका बहुत बड़ी ऑनर, बड़ा ऑनर था। वजह ये थी कि उनके अंदर में जो पेशेंस था, सब्र और तहम्मुल जिसको हम कहेंगे, वो ये था कि वो जो आदमी, मुझे एक बात याद आ रही, टोनी लॉक आए थे पाकिस्तान का एमसीसी के टूर में, उस बंदे ने हनीफ मोहम्मद को 7 या 8 या इतने ओवर करा, वो 8 या 10 ओवर को मेडन खेलते रहे। तो आप देखेंगे कि हाँ, टोरंटो लोग तो देखेंगे बैट्समैन के अंदर में कितना पेशेंस हो, करेंगे नहीं, खड़ा रहना है विकेट पे, बस ये एक लगा रहता था। तो उस दौर के अंदर में जो बैट्समैन निकले हैं, वो दूसरा किताबी क्रिकेट होती थी, है ना, लोगों का अपना एक किताब होती थी, उसके ऊपर में सीधा बल्ला रखना। इसके बाद में अब ना बहुत सारे जो क्रिकेटर हैं वो किताब के क्रिकेट नहीं करते, उनकी अपनी एक टेक्निक उन्होंने डेवलप की हुई है। हर एक बंदे की अपनी अपनी टेक्निक होती है। अब है ना, विवियन रिचर्ड को आप देखें तो उसकी अपनी एक टेक्निक है, गैरी सोबर्स को देखते तो आप उनकी अपनी एक टेक्निक है, हनीफ मोहम्मद की बात करते हो उनकी अपनी एक टेक्निक है, माजिद खान को अगर आप देखें तो उनकी अपनी एक टेक्निक है। तो उसके बाद में एक तो है ना, जो किताबें होती थी, लोग किताबें पढ़ते थे उस दौर के अंदर में, और जो कोचेस होते थे उनको भी इसी तरह से बताया जाता था कि सीधे बल्ले से खेलना। इसके बाद में अब लेना ऑर्थोडॉक्स क्रिकेटर प्रोड्यूस है, उसके अंदर में वो किताबी क्रिकेट नहीं रही, हर एक अपनी अपनी टेक्निक है, पैर कहीं जा रहा है, बल्ला कहीं जा रहा है, तो लेकिन फिर भी वो कामयाब है। आजकल तो रिवर्स स्वीप कैसे मारना है उसकी भी कोचिंग करनी पड़ेगी। उस दौर में गेम में ना चेंज हुआ। अभी आप देखें ना, वो गेंद आते है उसको उठा के पीछे विकेट कीपर के पीछे छक्का मार दिया। मेरा ख्याल है आप जिसको ये करना वो T20 में नहीं खेल सकेंगे आप आहिस्ता आहिस्ता। तो ये गेम ये है ना, ये एक्चुअली एक्सपेक्टेटर्स हैं, अब है ना वो ये चीजें सारी देखना चाहते। हमारे दौर के अंदर में जो क्रिकेट को देखने के लिए लोग आते थे वो इतने नॉलेजेबल लोग होते थे, इतनी नॉलेजेबल लोग होते थे, और जो ऑडियंस होते थे जो देखते थे, और जो तो वो क्रिकेट को समझते थे फाइनल पॉइंट ऑफ द गेम। हर आदमी आके खड़ा उधर नहीं हो जाता था, जो गेम को समझते थे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, किस तरह से गेंद हो रही है, कौन सा बल्लेबाज सही खेला, कौन सा बैट्समैन बॉलर वो गेंद सही कर रहा। तो वो उस दौर का जो क्राउड था वो भी एक नॉलेजेबल क्राउड था। आजकल है ना हमारे उधर में तमाशबिन होते हैं, तमाशाई होते हैं, और तमाशाई होते हैं, वो उनको पता नहीं, उसको पता छक्का मार दिया, क्रॉस बैट से मार दिया, सीधे बैट से मार दिया, ऊंचा मार दिया, किधर भी मार दिया, कि लेग पे मार दिया, विकेट के पीछे मार दिया। अब है ना वो दे वांट टू सी द, अब है ना अभी वनडे मैच के अंदर में आप 300 का स्कोर एक 50 ओवर में करता है, दोनों इनिंग के अंदर में 600, वहाँ टेस्ट मैचेस में 600 स्कोर नहीं होते। ये तो आपने मेरी बात, मैं लोगों से यही बात करता हूँ कि टेस्ट वनडे में तो ये 300 कर लेती है टीमें, 350 भी चेज कर लेते हैं, टेस्ट मैच में दोनों 300 नहीं करती। 200
वनडे मैच के अंदर 200 रन स्कोर करना कोई मामूली बात थोड़ी होती है, बड़ी परफॉर्मेंस होती है। हाँ जी जी भाई, आप कुछ करें। बस मैं तो यही कहना चाह रहा था कि बहुत कुछ हमने आज इनसे सुना है, इनके ज़माने की जो क्रिकेट थी वो भी, और आज के ज़माने की जो क्रिकेट थी। आप एक बार फिर कोई मैसेज देना चाहेंगे उन क्रिकेटर्स को जो कभी-कभी मुलव्वस हो जाते हैं स्पॉट फिक्सिंग में या मैच फिक्सिंग में? उनके लिए कोई मैसेज है कि मुल्क का नाम जो है उसको बदनाम ना किया करें? देखिए, मैं तो कहूँगा कि ये शॉर्ट कटिंग्स किसी भी सोच से एक्सेप्टेबल नहीं है। और जब आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं, आपकी इस हरकत से या बेहुदा हरकत से तमाम का तमाम आपका माशरा, आपका मुल्क, आपकी क्रिकेटिंग के ऊपर पे खराब असरात होते हैं। उसको तमाम के तमाम को भूल जाए। अब अभी आपको करने की जरूरत क्या? आप एक पाकिस्तानी क्रिकेटर अगर 3 या 4 से टेस्ट सीरीज खेल लेता तो माशाल्लाह वो करोड़पति बन जाता है ना। जिस दौर में हमें 5 रुपए मिलते थे, उस वक्त हम लोगों ने कभी इस बात का तस्वर भी नहीं किया, कभी सोचा भी नहीं था, और न इस किस्म की हरकत की। तो आजकल के दौर में तो आपके पास में तमाम चीजें अवेलेबल है। आज एक अच्छे स्पोर्ट्समैन बनने के लिए तमाम चीजों की जरूरत नहीं है। आप साफ सुथरा खेलें, आप अपने मुल्क को कर, सबसे बड़ा मुल्क है, सबसे बड़ा जो रिप्रेजेंटेशन है वो आपका मुल्क का है, और अपने मुल्क के लिए खेलें, अपने मुल्क को बदनामी से बचाएं और सरात मुस्तकिम पे चले। ये भी एक सरात मुस्तकिम है, इस मुस्तकिम रास्ते को सवाल चले तो वो मुल्क के लिए और क्रिकेट के लिए बेहतर होगा। सबसे बड़ी बात है, देखें, ये प्लेयर्स चले जाएंगे लेकिन क्रिकेट मौजूद है। आज गैरी सोबर्स नहीं है, आज है ना पीटर मे नहीं है, आज हनीफ मोहम्मद नहीं है, लेकिन क्रिकेट मौजूद, जिसने मौजूद रहना है, जिसने जिंदा रहना है, उसके लिए हमने मिलकर कोशिश करनी है, उसको बेहतर से बेहतर जगह पर ले जाना है। सही है। फारूक भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भट्ट साहब, आपने कुछ और पूछना है या हम क्लोज कर दें? बहुत शुक्रिया आपका। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है पुरानी क्रिकेट, उस क्रिकेट को आजकल की क्रिकेट के साथ कंपेयर करने में, और इतना सुन रहा है हमने हनीफ मोहम्मद साहब का नाम सुना, तो आज हम ऐसे आदमी बात कर रहे हैं जो उसके साथ खेलते हैं, जानते हैं, तो इट्स रियली गुड। इट्स जस्ट टाइम हमारे पास कम है कि हम लिमिट है हमारी, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आपको दोबारा फिर जहमत देंगे, आप आए और हमसे ये बातें करें। इंशाल्लाह बात होगी। मैं जाने से पहले मैं फिर एक बार प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान साहब से, और जो भी पावर के अंदर में, जो मुल्क के अंदर में जो हमारे पास इतने सारे ग्राउंड है, उनको दोबारा एस्टेब्लिश कराया जाए। जो बिरादरियों का अंग्रेजों के दौर के अंदर में ग्राउंड मिले थे, उनको दिए जाए, वहां पर क्रिकेट की एक्टिविटीज हो। देखो, गोवानीज एसोसिएशन को देख लीजिए, कितने जबरदस्त ग्राउंड है। हिंदू जिमखाना देख लीजिए, इन लोगों को दें, वहां पर क्रिकेट एक्टिविटी शुरू हो, और वहां पर बहुत मुमकिन है हमें इतने नए नए टैलेंट मिलेंगे जो पाकिस्तान की, वो मुस्तकबिल में पाकिस्तान की खदमत कर सकेंगे। और वंस अगेन रिक्वेस्ट टू द प्राइम मिनिस्टर, लुक इनटू आवर रिक्वेस्ट एंड डू समथिंग फॉर द कराची और पाकिस्तान के दूसरे ग्राउंडों के लिए भी। जी, मोहम्मद फारूक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज आपने याद करा दी हमें फजल महमूद, जावेद बरकी और हनीफ मोहम्मद के ज़माने। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आइंदा भी आपसे बात होती रहेगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी, यही था क्रिकनेट, और उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम जो है वो भी आपको पसंद आया होगा। और मेरी तरफ से और असदुल्लाह भट्ट साहब की तरफ से अल्लाह हाफिज।